ऑल कर्क क्रिस्टियानसन। शायद से ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इस इंसान के हम लोगों के ऊपर काफ़ी उपकार है, ह्यूमैनिटी के ऊपर काफ़ी उपकार है। वास्तविकता में खिलौने बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इस इंसान ने खिलौना बड़ों के अंदर छुपे बच्चे के लिए बनाया। इसने बनाए हुए खिलौने दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। A common Danish boy who became a carpenter. He was not illiterate, but he was not also well educated. कारपेंटर बना 4 या 5 साल के स्ट्रगल के बाद उसने खुद का कारपेंटर का शॉप शुरू किया, जिसमें वो लैडर्स और स्टूल बनाता था। शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए। उसी दौरान एक उसके बच्चे के हाथ से एक्सीडेंट से उस शॉप में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा शॉप उसके घर के साथ तबाह हो चुका। कोई और इंसान होता तो शायद से टूट जाता, लेकिन ये बंदा कुछ अलग ही मिट्टी से बना हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो इसने ये भगवान का इंडिकेशन समझकर कि उसको ये लैडर्स और स्टूल्स के बिजनेस में उसको शायद से सक्सेस नहीं मिलेगा, ये कंसिडर करके इसने जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब इकट्ठा करके, कुछ पैसे जो बचे हुए थे उसको इकट्ठा करके उसने नया बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसको बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो था वुडन के टॉयज़ बनाना। स्टार्टिंग में इसके खिलौने कोई खरीद नहीं रहा था। उसी दौरान यूरोप में स्लो डाउन आ गया, हर कंपनी बैंकरप्ट होना शुरू हो गई। इसकी भी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी। ये कम था कि भगवान ने और एक संकट दिया, और वो ये था कि उसकी पत्नी उससे छीन ली गई, मतलब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये सब चल रहा था, तो अभी इसके पास जो सिचुएशन थी वो इस तरह से थी। एक धुआं हो चुका शॉप, एक धुआं हो चुका घर, एक बैंकरप्ट हो चुका बिजनेस और 3 बच्चे। और कोई इंसान होता तो पूरी तरह से टूट जाता, होपलेस हो जाता, लेकिन ये इंसान अलग मिट्टी से बना हुआ था। इसके भाइयों ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन विद वन कंडीशन दैट ही हैज़ टू स्टॉप हिज टॉय बिजनेस। लेकिन इसने ये ऑफ़र रिजेक्ट करके कंटिन्यू किया, और ये बंदा टॉयज़ बनाता रहा। दिन जाते रहे, ऐसे होते होते 10 साल गुजर गए, और 10 साल के स्ट्रगल के बाद इसके टॉयज़ को सेल्स या फिर बच्चों को पसंद आना शुरू हो गया। ये नॉर्मल टॉयज़ नहीं बनाता था, इसके टॉयज़ परफॉर्म करते थे। व्हेन आई से परफॉर्म, दैट मीन्स द kids used to interact with the toys. The toys used to perform with the kids, for the kids. So his toys became popular and the business started. 10 साल के बाद एक स्टेडी इनकम आना शुरू हुआ। तो 10 साल का स्ट्रगल था उसके पास। उसी दौरान 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, और जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर इन्वेड कर दिया। जर्मन सोल्जर्स ने जो सिटी में ये बना हुआ था इसका बिजनेस, वो पूरी तरह से तबाह कर दी, जिसमें इसका 10 साल का स्ट्रगल किया हुआ बिजनेस वुडन टॉयज़ का ख़त्म हो चुका पूरी तरह से। उन्होंने वो पूरी फैक्ट्री ढेर कर दी। कोई और इंसान होता तो ये सब देख के कब का टूट जाता, लेकिन ये इंसान फिर से एक बार अलग मिट्टी से बना हुआ था। इसने वेट किया, ये सोचता रहा, उसने वेट किया वर्ल्ड वॉर 2 बंद होने का। जर्मन्स वर्ल्ड वॉर 2 में जहाँ जहाँ गए
वहाँ वहाँ तबाही मचा दी उन लोगों ने, लेकिन जर्मन्स ने कुछ कंट्रीज़ को काफ़ी कुछ अच्छा भी दिया, जैसे कि डेनमार्क को उन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री दिखाई। ये प्लास्टिक की जर्मन्स की चीज़ें देखकर ओल को ये समझ में आ गया कि आगे की दुनिया, टॉयज़ की दुनिया, ये वुडन टॉयज़ के ऊपर नहीं है, तो भविष्य जो होगा वो प्लास्टिक के टॉयज़ को है। और उन्होंने उसी दौरान ये सब देख के एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑर्डर की और अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ मिलकर एक प्लास्टिक टॉयज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक यूके कंपनी से इंस्पिरेशन लेके, एक यूके कंपनी ने उस दौरान एक प्लास्टिक का ब्रिक बनाया था छोटा, उससे इंस्पिरेशन लेके ऑल ने और उसके बच्चों ने मिलके एक प्लास्टिक की ब्रिक बनाई और जिसका उन्होंने 1958 में पेटेंट लिया। जो पेटेंट लिया गया उसको वो ऑटोमेटिक प्लास्टिक ब्रिक लॉकिंग ब्रिक ना इसके अंडर लिया गया। वो पेटेंट आपके सामने है और ये पेटेंट लेने के बाद उसी 1958 में ऑल का निधन हो गया। ऑल ने जो इन्वेंशन, जो पेटेंट लिया, उसको आज हम लोग लेगोस के नाम से जानते हैं। सो लेगो का इन्वेंशन ओल ने किया, एक विचार ओल ने रखा, लेकिन एक्चुअली लेगो के आसपास जो इकोसिस्टम बनाई गई उसका श्रेय जाता है गॉटफ्रीड को, जो उसका बड़ा बेटा। सो गॉटफ्रीड ने अपनी लेगो जर्नी कंटिन्यू की। 1970 में उसने R&D डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शुरू किया जो कि बस लेगोस के किट्स बनाएगा। जर्नी शुरू हो गई। 1970 में R&D डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ था, उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू 1979 में दिया। उन्होंने मिनी फिगर्स पेटेंट के साथ लॉन्च किया। मिनी फिगर जो है ये रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ लेगो का प्रोडक्ट बना, क्योंकि अभी बच्चे उस लेगो ब्रिक के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, उसके साथ रिलेट कर सकते थे, वो उसके साथ बात कर सकते थे। तो उसकी वजह से बच्चों को ये अपनापन लगा वो मिनी फिगर्स के साथ, और लेगोस के साथ बच्चे जुड़ गए। इसी R&D डेवलपमेंट गॉटफ्रीड के लीडरशिप के अंडर जब ये मिनी फिगर जो 1979 में लॉन्च हुआ था, उन्होंने 1998 में लेगोस का माइंडस्टॉर्म लॉन्च किया। जो माइंडस्टॉर्म लॉन्च किया गया वो एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके एक्चुअल यूज़र्स जो बने वो PhD के स्टूडेंट्स बने, क्योंकि माइंडस्टॉर्म, लेगो का जो माइंडस्टॉर्म है उसको आप प्रोग्राम कर सकते थे, मतलब प्रोग्रामिंग कर सकते थे। उसके बाद उसको टास्क असाइन कर सकते थे, उसके बाद उसको कमांड दिया जा सकता था, उसके स्मॉल मॉडल्स बनाए जा सकते थे। और ये सब करते समय कुछ गलत हो भी गया तो भी ये रिपेयर करना या फिर उसको रिप्लेस करना बहुत इजी था, और इजी से ज़्यादा अच्छा ये बहुत चीप था, क्योंकि आपको बस प्लास्टिक के ब्रिक्स बदलने हैं। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया माइंडस्टॉर्म। तो जो मिनी फिगर बनाया गया था, मिनी फिगर बच्चों के लिए बनाया गया, और माइंडस्टॉर्म से, मिनी फिगर से बच्चे जुड़ गए लेगो के साथ, और माइंडस्टॉर्म से बड़े जुड़ गए लेगो के साथ। और उसके बाद लेगोस कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज ये टॉय बनाने वाली कंपनी $75 बिलियन का एम्पायर बन चुकी है। जो माइंडस्टॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया, आज जो हम लोग IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाते हैं, आर्डिनो के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, रास्पबेरी पाई के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, हैकिंग करते हैं, उसका एक्चुअली पायोनियर आप देखा जाओगे इन सब चीज़ों का, तो माइंडस्टॉर्म है। तो ये $75 बिलियन कंपनी, जिसको आज हम लोग लेगोस नाम से पहचानते हैं, ये $75 बिलियन कंपनी का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू ये छोटे बच्चे से नहीं आता है। एक टॉय बनाने वाले कंपनी का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू ये बड़े लोगों से आता है। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। छः महीने पहले इंटरनेट पे लेगो से बना एक आर्ट देखा, and I was completely blown by it. The moment was bigger than me. This is the first time I truly felt the capability of Lego. It was awakening, and somewhere between the goosebumps and smiles.
I know I can't make something artistic, but I want to make something which will start my Lego journey. Or at least it will bring back something which I have forgotten after my childhood. Being grown up, I can't get dirty anymore. I don't break things. If I don't break, how will I learn to build something? The best part of Lego is I get to share that joy of building with my son and the people I love. I am 33 and I have finally started building something.
Hello. What is it? This is my meat truck. Oh, what's your name? Amala, it comes with your driver. Oh, what is it? What's the name of this truck? Meat truck. Oh, it's a meat truck. Can you show me like this from this side? Yes. Ah, it's nice. It's nice. It's nice. Can you tell me how it works? It's so daily. Yes. Tell me. And this, you want to blow the engine, you want to down, you want to turn the wheel. Oh, there is a wheel on it. Okay, tell me how it works. You want to smash the engine. No, I want you show me how it turns. This. Yes. Okay. Oh, you spin it and then the wheel turns. Is it? Okay. What else? There is another wheel. Oh. Nice. You like it? Can you lower it? Yes. Wow. You like it? Yes, I like it. Okay. And this broke the engines. Oh. Now look at this. Oh, nice. Okay. Then see you. See you. Bye-bye. Bye-bye. I love you. I love you. See you next time. See you next time. Bye-bye. Bye.